नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश की दुनिया की बड़ी खबरों पर। भाजपा बहुमत न मिलने पर एमएलए खरीदती है। संविधान नष्ट करने के प्रयास, जनसभा में बरसे तेजस्वी। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर आगामी 13 और 20 नवंबर को मतदान होने हैं। इससे पहले सत्ताधारी गठबंधन के अलावा विपक्षी पार्टियां भी जमकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। ताजा घटनाक्रम में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चतरा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने विपक्षी दल भाजपा पर आरोप लगाया कि जब बीजेपी सरकार नहीं बना पाती तो वह विधायकों को खरीद लेती है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में सत्ता पाने के लिए मुख्यमंत्री को ही ले लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी भारत के लोकतंत्र और संविधान को नष्ट करना चाहती है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को बताया महान देश, बोले इसे वैश्विक महाशक्ति कहा जाना चाहिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर भारत की जमकर तारीफ की है और कहा कि भारत और रूस में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पुतिन ने भारत को महान देश बताया है, कहा कि भारत की आर्थिक तरक्की और इसकी विशालता को ध्यान में रखते हुए इसे वैश्विक महाशक्तियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। पुतिन ने रूस के सोची शहर के वालदाई डिस्कशन क्लब नामक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान ये बातें कही। बिश्नोई समाज के लिए जेल जाने में कोई पछतावा नहीं। सलमान को धमकी देने के मामले में गिरफ्तार आरोपी का बयान जारी हुआ है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को कथित तौर पर धमकी भरे संदेश भेजने और 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य होने का दावा किया। कहा कि उसे बिश्नोई समुदाय के लिए जेल जाने में कोई पछतावा नहीं है। मुंबई पुलिस के अनुसार मामले में कर्नाटक से गिरफ्तार किए गए भीकाराम बिश्नोई ने दावा किया है कि उसे कोई पछतावा नहीं है और वह बिश्नोई समुदाय के लिए जेल जा रहा है। वर्ली पुलिस की तरफ से पूछताछ किए जाने पर आरोपी ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई उसके आदर्श हैं और उसने खुलासा किया कि सलमान खान से उसने जो 5 करोड़ रुपए मांगे थे वह बिश्नोई समुदाय के लिए एक मंदिर बनाने के लिए थे। देश को तोड़ने की ताक में है कांग्रेस। संविधान का अपमान, जम्मू कश्मीर और वायनाड मुद्दे पर बोली भाजपा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति से जुड़े अहम सवालों पर एक बार फिर आमने सामने है। कांग्रेस की तरफ से जम्मू कश्मीर विधानसभा में लाए गए एक प्रस्ताव को समर्थन देने की घटना को भाजपा ने देश के विभाजन का प्रयास बताया है। तेलंगाना में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता CR केशवन ने कहा कि कांग्रेस ने कल जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव को सामरिक समर्थन दिया। इसका उद्देश्य भारत को विभाजित करना है। कांग्रेस पार्टी ने हमारे संविधान का अपमान किया है। GDP आंकड़े अब शाम 5:30 बजे के बजाय शाम 4 बजे जारी होंगे। सरकार ने इस कारण लिया समय में बदलाव का फैसला। सरकार GDP के आंकड़े अब तय दिनों को शाम 5:30 बजे की बजाय शाम 4 बजे जारी करेगी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में इसकी जानकारी दी। मौजूदा प्रथा के अनुसार GDP से जुड़ी जानकारी निर्धारित तिथियों पर शाम 5:30 बजे जारी की जाती थी। बयान के अनुसार उपयोगकर्ताओं, मीडिया और जनता की GDP डेटा तक आसानी से पहुंच बनाने के लिए रिलीज के दिन अधिक समय प्रदान करने के लिए नया समय तय किया गया है। बांग्लादेश मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का इस्तीफा। इजरायली राजदूत ने भारतीय बाजार को बताया खास। अंतरिम सरकार के कार्यभार संभालने के 3 महीने बाद बांग्लादेश के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। समाचार पोर्टल ने बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कमालुद्दीन अहमद और 5 अन्य सदस्यों ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति को अपने त्याग पत्र सौंप दिए हैं। आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों मोहम्मद सलीम रजा, अमीनुल इस्लाम, कोंगजारी चौधरी, विश्वजीत चंदा और तानिया हक ने भी अपने इस्तीफे दे दिए हैं। आयोग की नियुक्ति दिसंबर 2022 में पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद ने की थी। आयोग के प्रवक्ता यूशा रहमान ने इस्तीफों की पुष्टि की है, लेकिन उन्होंने कारण स्पष्ट नहीं किया है।
शरद पवार साहब, आपकी 4 पीढ़ियां भी अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकती। अमित शाह की चेतावनी। महाराष्ट्र में एक रैली के दौरान अमित शाह ने कहा कि शरद पवार की 4 पीढ़ियां भी जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकती है। महाराष्ट्र के सिराला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें अनुच्छेद 370 को वापस लाने की मांग की गई है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। आज मैं संभाजी महाराज की धरती से कह रहा हूँ, शरद पवार साहब, अगर आपकी 4 पीढ़ियां भी आ जाएंगी तो भी हम अनुच्छेद 370 को वापस नहीं आने देंगे। सीबीआई ने कानूनी अधिकारी विजय माघो को रिश्वत लेने के आरोप में किया गिरफ्तार। करोड़ों का कैश बरामद। रिश्वत लेने के मामले में कानूनी अधिकारी समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सीबीआई ने 7 नवंबर 2024 को केस दर्ज किया था। वहीं आज इस मामले में कार्रवाई करते हुए करोड़ों के कैश के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छापेमारी के दौरान इनके ठिकानों में 3.79 करोड़ रुपए बरामद किए गए। सीबीआई ने 7 नवंबर 2024 को GNCTD के दिल्ली अर्बन सेंटर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के लीगल ऑफिसर समेत 3 लोगों के खिलाफ रिश्वत मांगने का केस दर्ज किया था। दुकान को सील करने के बाद किया अनसील। सीबीआई को शिकायत मिली थी कि लीगल ऑफिसर विजय माघो और 2 लोगों ने एक कारोबारी की 2 दुकान जिसको सील कर दिया था उसको अनसील कर दिया है। अनसील करने के लिए 40 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। अदानी पावर ने दी बिजली काटने की धमकी तो बांग्लादेश की अक्ल आ गई ठिकाने। कर दिया यह वादा। अदानी पावर झारखंड के गोंडा में अपने कोयला संचालित प्लांट से बांग्लादेश को लगभग 1600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करता है। इसके पास लगभग 800 मेगावाट की 2 यूनिट्स है। अडानी पावर ने बकाया नहीं चुकाने पर बांग्लादेश को बिजली काटने की चेतावनी दी थी। अडानी पावर की यह चेतावनी काम कर गई है। बांग्लादेश ने अडानी पावर को 1450 करोड़ रुपए चुकाने का वादा किया है। बांग्लादेश पावर बोर्ड ने अडानी पावर को निरंतर बिजली आपूर्ति के लिए $173 मिलियन का नया लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया है। यह कदम अडानी पावर द्वारा बिजली आपूर्ति को आधा करने और इस सप्ताह आपूर्ति बंद करने की धमकी देने के बाद सामने आया है। बांग्लादेश ने $843 मिलियन का बकाया भुगतान नहीं किया है। ताइवान को है उम्मीद, चुनाव में किए वादे को निभाएंगे ट्रंप। चीन के आक्रमण से द्वीप राष्ट्र को बचाएंगे। ताइवान सरकार को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद है कि वह स्वशासित द्वीप की चीनी आक्रामकता से रक्षा करना जारी रखेंगे। रेडियो फ्री एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक ताइपे उम्मीद कर रहा है कि ट्रंप अपने चुनावी अभियान के दौरान किए गए उस वादे को पूरा करेंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका भुगतान के बाद द्वीप राष्ट्र की रक्षा करेंगे। द्वीप राष्ट्र के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता करेन कुओ ने कहा कि हम नए अमेरिकी प्रशासन और कांग्रेस के साथ मिलकर ताइवान अमेरिका संबंधों में एक नई स्थिति बनाने के लिए काम करेंगे। उतार चढ़ाव के बाद लाल निशान पर बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 55 अंक फिसला, निफ्टी 24,150 के नीचे। भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क सूचकांक शुक्रवार को पिछले सत्र के अपने नुकसान को बढ़ाते हुए गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 55.47 अंक या 0.07% की गिरावट के साथ 79,486 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 51.15 अंक या 0.21% की गिरावट के साथ 24,148 अंक पर बंद हुआ। NSE के आंकड़ों के मुताबिक सेक्टोरल इंडेक्स के PSU बैंक, मीडिया, रियल्टी और ऑयल एंड गैस सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में रहे। बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की ओर से लगातार बिकवाली चिंता का विषय बनी हुई है। अक्टूबर में FPI ने 94,017 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जिससे बाजार पर दबाव बढ़ा और वे 4 महीने तक लगातार खरीदार रहने के बाद भारत में शुद्ध विक्रेता बन गए। सुप्रीम कोर्ट ने बदला 1967 का फैसला। ANU अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं। CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 30 के मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे के
कायम रखने के मामले को नियमित पीठ के पास भेज दिया है। अब नियमित पीठ करेगी फैसला। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साल 1967 में अजीज बादशाह बनाम भारत गणराज्य मामले में दिए अपने ही फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई संस्थान कानून के तहत बना है तो भी वह अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा कर सकता है। अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा या नहीं, इसका फैसला नियमित पीठ करेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 4-3 के बहुमत से यह आदेश दिया है। देश दुनिया से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखिए बीपीए न्यूज। बीपीए न्यूज अब आपके मनपसंद रंग टीवी एंड्रॉइड सेटअप बॉक्स पर भी उपलब्ध है। सिडनी के हवाई अड्डे पर विमान की आपातकालीन लैंडिंग, रनवे पर भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। सिडनी हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद एक विमान में अचानक खराबी आ गई। इसके चलते उसकी आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी, लेकिन इसी दौरान रनवे पर आग लगने से भगदड़ मच गई। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से उड़ान भरने वाले एक यात्री विमान के इंजन में शुक्रवार को खराबी आने के कारण विमान को सुरक्षित आपात लैंडिंग से पहले कई चक्कर लगाने पड़े। इससे रनवे पर ही भीषण आग लग गई। क्वांट्स एयरलाइन ने यह जानकारी दी। सिडनी हवाई अड्डे ने एक बयान में कहा कि उसी समय रनवे में एक तरफ मौजूद घास में आग लग गई। हालांकि यह पता नहीं चल पाया कि दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं या नहीं। आग लगने के बाद मौके पर यात्रियों और स्टाफ के बीच भगदड़ मच गई थी। एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर साधा निशाना। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मैं एक बार इसी मुजफ्फरनगर की तरफ आया था। मैं यहाँ भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच में नारा आ रहा था। साल 2012 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा हुआ है गुंडा। उन्होंने आगे कहा, बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूँ कि जहाँ दिखे सफाई वहाँ बिटिया घबराई। आपने इनके कारनामों को देखा होगा। अयोध्या में आपने नजारा देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। यह नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का। इनको लोक लाज नहीं है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये बेटियों और बहनों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। तिरुपति लड्डू विवाद। ऐसे तो हमें सभी धर्मस्थलों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू विवाद की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। दरअसल याचिका में पिछली वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान तिरुमाला तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाने में पशु चर्बी के इस्तेमाल के संबंध में टीडीपी वाली आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई थी। इस शख्स ने दायर की थी याचिका। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के अध्यक्ष KA पॉल की याचिका खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि आपकी प्रार्थना के अनुसार हमें सभी मंदिरों, गुरुद्वारों आदि के लिए अलग अलग राज्य बनाना होगा। हम यह निर्देश नहीं दे सकते कि किसी विशेष धर्म के लिए एक अलग राज्य बनाया जाए, इसलिए हम इस याचिका को खारिज करते हैं। यूपी में भीषण सड़क हादसा। अयोध्या से वृंदावन जा रही तीर्थ यात्रियों से भरी बस टैंकर से टकराई, 3 की मौत, 5 घायल। बस में सवार सभी तीर्थयात्री गुजरात के रहने वाले थे। तीर्थयात्री अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन करने के बाद वृंदावन जा रहे थे, तभी फिरोजाबाद में भीषण सड़क हादसा हो गया। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में बड़ा हादसा हो गया। जिले के नसीरपुर थाना क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर अयोध्या से वृंदावन जा रही एक यात्री भरी बस शुक्रवार को सड़क पर खड़े एक टैंकर से पीछे से टकरा गई। इससे उसमें सवार 3 तीर्थयात्रियों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में अन्य 5 घायल यात्रियों का इलाज किया जा रहा है। दुर्घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अखिलेश भदौरिया ने बताया कि गुजरात से उत्तर प्रदेश की तीर्थ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की एक बस शुक्रवार सुबह एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हो गई।
शाहजहांपुर में खेत की खुदाई के दौरान मिले हथियारों का जखीरा। 1857 की क्रांति से हो सकता है संबंध। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। इन हथियारों का संबंध साल 1857 की स्वतंत्रता क्रांति से बताया जा रहा है। बता दें कि इन हथियारों को सुरक्षित माल घर में रख दिया गया है और पुरातत्व विभाग को जिला प्रशासन द्वारा खत लिखा गया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है। यहाँ खेत की खुदाई के दौरान तलवारों और बंदूकों समेत अस्त्र शस्त्रों का जखीरा मिला है। जिला प्रशासन ने इन हथियारों को कब्जे में लिया है। पीटीआई भाषा से बात करते हुए जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने शुक्रवार को कहा, निगोही थाना क्षेत्र के ढकिया परवेजपुर के रहने वाले किसान बाबूराम बीते दिनों अपने खेत की जुताई कर रहे थे। इस दौरान जमीन के भीतर से उन्हें लोहे की तलवार जैसी कोई चीज मिलती है। इसके बाद जब वहां और खुदाई होती है तो जमीन के नीचे दबे हुए कई हथियार बाहर आ जाते हैं। प्रभास ने साइन की 3 बड़ी फिल्में, एक ही बैनर तले मचाएंगे धूम। टॉप लेवल सिनेमा का बनाया लक्ष्य। साउथ सुपरस्टार प्रभास इन दोनों क्वालिटी सिनेमा पर काफी फोकस कर रहे हैं। हाल ही में प्रभास ने अच्छी स्क्रिप्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब प्रभास ने होमले फिल्म के साथ 3 फिल्मों का करार किया है। बाहुबली फेम प्रभास के नाम पर इस साल की सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्म का रिकॉर्ड दर्ज है। इस साल सुपरहिट फिल्मों की लाइन लगाने वाले प्रभास इन दिनों हाई लेवल सिनेमा बनाने पर काफी फोकस कर रहे हैं। अच्छी स्क्रिप्ट ने लिए प्रभास ने हाल ही में अपना एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। अब प्रभास ने होमले फिल्म्स के साथ मिलकर 3 फिल्में साइन की हैं। होमले फिल्म्स ने इसकी जानकारी दी है, जिसमें बताया गया है कि इस बड़े समझौते में सलार पार्ट 2 के साथ 2 और फिल्में शामिल है, जो एक के बाद एक रिलीज होंगी। ये किसी भी एक्टर और प्रोडक्शन कंपनी के बीच की अब तक की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है, जिससे प्रभास और होमले दोनों के लिए नए और बड़े मौके आएंगे। बीएसएनएल के 130 दिन वाले सस्ते रिचार्ज ने मचाई धूम, देखते रह गए जियो, एयरटेल और वोडा। बीएसएनएल ने देश के कई शहरों में अपने 4G सर्विस लॉन्च कर दी है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने इसके अलावा अपने सस्ते रिचार्ज प्लान से निजी कंपनियों के होश उड़ा दिए हैं। कंपनी के पास 130 दिन की वैलिडिटी वाला एक ऐसा ही सस्ता प्लान है। बीएसएनएल 4G सर्विस अगले साल जून में कॉमर्शियल लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने अब तक 50,000 नए 4G मोबाइल टावर लगा दिए हैं। साथ ही सरकारी टेलीकॉम कंपनी 5G लॉन्च करने की तैयारी में भी है। निजी कंपनियां एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया के रिचार्ज प्लान महंगा होने के बाद लाखों यूजर्स सरकारी टेलीकॉम कंपनी में शिफ्ट हुए हैं। जुलाई और अगस्त में बीएसएनएल ने करीब 55 लाख नए यूजर्स जोड़े हैं। कंपनी अपने यूजर्स को कम कीमत में लंबी वैलिडिटी वाला प्लान ऑफर कर रही है। बीएसएनएल के पास 130 दिन की वैलिडिटी वाला एक सस्ता रिचार्ज प्लान है। इस प्लान की कीमत 700 रुपए से भी कम है और इसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, डेटा समेत कई बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। बीएसएनएल का यह रिचार्ज प्लान 699 रुपए में आता है। कंपनी के इस रिचार्ज प्लान में यूजर्स को कुल 130 दिनों की वैलिडिटी ऑफर की जाती है। इस प्लान में मिलने वाले बेनिफिट्स की बात करें तो यूजर्स को इसमें पूरे भारत में किसी भी नेटवर्क पर कॉल करने के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ मिलता है। अबू आजमी की राज ठाकरे को चुनौती, कहा हिम्मत है तो पुलिस हटाओ, फिर लाउड स्पीकर हटा कर दिखाओ। राज ठाकरे के फतवे और लाउड स्पीकर वाले बयान पर अबू आजमी ने कहा कि जिंदगी में राज ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र में कभी नहीं आएगी। ऐसी लुच्ची बात करने वालों की सरकार इस देश में आ नहीं सकती। यह देश सेकुलर है। वोट जिहाद पॉलिटिक्स पर उन्होंने कहा कि 2014 से पहले किसी लड़की का बुर्का उतारने की कोशिश हो रही थी क्या? नहीं। बैल के नाम पर मुस्लिमों पर अत्याचार नहीं हो रहे थे, मॉब लिंचिंग नहीं होती थी, गरीब मुसलमान को मारा पीटा नहीं जाता था, जय श्री राम बोलने के लिए मुसलमानों को मजबूर नहीं किया जाता था। उलेमा नहीं बल्कि देश के कितने लोग जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं, ये सब के सब इनके खिलाफ काम करने वाले हैं। या लोगों को अब मूर्ख नहीं बना सकते। एमवीए मुस्लिम लीग नहीं, एमवीए को वोट देने के फतवे पर उन्होंने कहा कि एमवीए कोई मुस्लिम लीग नहीं है, ये कोई मुसलमानों की पार्टी नहीं है। एमवीए में कांग्रेस, शरद पवार साहब हैं, उद्धव जी हैं, देश के लोग हैं जो भारत वंश के ही रहने वाले हैं, उनको सपोर्ट दिया जाता है।
तो क्या गलत है? ये कोई मुसलमानों की पार्टी नहीं है। जिन लोगों ने हम पर जुल्म ज्यादती की है वह हमसे वोट की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? जिहाद नाम का कितना गलत इस्तेमाल करोगे आप? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे ऊंचे पद पर बैठे लोग अगर इस तरह की ऐसी ओछी राजनीति करेंगे तो ये गलत है। हर आदमी का अपना अपना वोट बैंक होता है, उसे मत मांगने का अधिकार है, इसलिए महायुति वालों को परेशान नहीं होना चाहिए। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन। आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।